90% स्टूडेंट्स यही समझने में अपना टाइम खराब कर देते हैं कि कंजंक्शन को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कितने कंजंक्शंस होते हैं। अगले आधे घंटे तक आपको मैं यही सिखाऊंगा, यही बताऊंगा बिल्कुल इजी मेथड्स में, कॉन्सेप्ट बेस पे, कि कंजंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। हाय, माय नेम इज संजय। मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए जिसका नाम है कंजंक्शन। और कंजंक्शन को समझने के लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड बात करनी है। हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, तो हम सीधे अपने कंजंक्शन पर आ जाते हैं और बात करते हैं बेस्ड ऑन कंजंक्शन। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि कंजंक्शन होता क्या है। ठीक, समझिए, बड़े ध्यान से एक एक बात को समझना है। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स या जॉइंस वर्ड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रेज एंड क्लॉजेज। कंजंक्शन के क्या काम होते हैं? सबसे पहले बात है कंजंक्शन के फंक्शन क्या होते हैं। तो कंजंक्शन के फंक्शन होते हैं, ये कनेक्ट करता है वर्ड्स को। कितने वर्ड्स हो सकते हैं? 2, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स। ठीक है, फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, ठीक है, और क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। तो कंजंक्शन कनेक्ट्स 2 and more than 2 वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर के समझने को भी हेल्प करता है। बेसिकली आप जानते हैं 3 तरह के सेंटेंसेस हम जनरली देखते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो ये तीनों सेंटेंसेस भी अगर हम देखेंगे तो आपको कंजंक्शन की हेल्प से ऐसे ही पता लग जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल चलेंगे चीज़ों में। ठीक है, यहाँ पर कुछ मैंने दिखाया हुआ है, एंड, बट, और, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, सिंस, ठीक है, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, सो दैट। ठीक, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये सब के सब के कंजंक्शन होते हैं। ठीक, इफ, अनटिल, अनलेस, ऑल्दो, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कंजंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंजंक्शन लिए हैं। बेसिकली कंजंक्शन हमारे पास में 2 तरह के होते हैं। पहला जो कंजंक्शन होता है उसका नाम होता है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक, दूसरा कंजंक्शन होता है उसका नाम होता है सबऑर्डिनेट। ठीक, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो अभी यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं हम। 2 कंजंक्शन होते हैं। पहला होता है आपका कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का जो काम होता है सबसे पहले वही समझना आपको। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है? इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन 3 चीज़ों को कनेक्ट करता है, या तो 2 शब्दों को, वर्ड्स को, 2 फ्रेजेस को, या 2 क्लॉजेस को कनेक्ट कर लेता है। बहुत इजीली ये काम करता है। इसमें कुछ ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करनी है। अगर आराम से कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप इसमें होश पोश हो जाएंगे, थोड़ा परेशान होंगे, कंजंक्शन को देख कर डरेंगे, तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, कंजंक्शन को समझने के लिए आपको ग्रामर के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ, जब जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते टाइम आप ग्रामर के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट और लाइव एग्जांपल्स रिलेटेड टू योर पास्ट एग्जामिनेशन, वो अगर आप यूज़ करेंगे, उनको मेथड्स को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है? फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड वर्ड्स को कनेक्ट करता है। इसके अलावा अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करेंगे हम, सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपका क्या काम करता है? इट कनेक्ट्स टू क्लॉजेज। ये 2 क्लॉज को कनेक्ट करता है। इसका काम सिर्फ इतना होता है, ये क्लॉजेज को कनेक्ट करता है, इसके अलावा कुछ कनेक्ट नहीं करता है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में 2 चीजें हट गई है। क्या क्या हट गया है? वर्ड हटा है एंड फ्रेज हटा है। ये सिर्फ आपके कोऑर्डिनेट में काम आते हैं। कोऑर्डिनेट में बल्कि तीनों ही काम आते हैं। सबऑर्डिनेट में सिर्फ क्लॉज काम आता है। तो इतना अगर आप बात समझ पा रहे हैं तो आगे हम बात कर लेते हैं फिर से। यहां कुछ मैंने सेंटेंसेस आप लोगों के लिए तैयार किए थे। ये सेंटेंसेस आप जब देखेंगे तो आपको कुछ लगेगा कि सेंटेंसेस में कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर यहाँ हो जाए शायद। ठीक है, तो देखो सेंटेंसेस को देखिए जरा। 5 और 6 सेंटेंसेस यहाँ पर है।
मैंने क्या लिखा हुआ है इन सेंटेंसेस में, ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस है सी इज पुअर बट ऑनेस्ट। ये मैंने मिक्स एग्जांपल्स डाले हैं सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट के। इसके बाद मैं आपको एक एक करके बाइफरकेट करके आपको पढ़ाऊंगा। सी इज पुअर बट हैप्पी, तो ये जो बट है आपका, ये आपका क्या है, आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब आप कहेंगे सर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की पहचान कैसे होती है? एक तो वो बहुत घिसा पिटा फॉर्मूला यहाँ पे चलता है, फैनबॉयज, ठीक है, ठीक। फैनबॉयज का मतलब होता है एफ मीन्स 4 होता है, ए मतलब एंड, एन मतलब नोर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब यट, एंड एस मतलब सो। एक तो ये होता है, इसके अलावा भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है, आई विल टेल यू लेटर। तो अभी आप इतना ध्यान रखिए, अब फैन बॉयज में आपका बट तो आ ही गया ना, तो गुड। यहाँ पर ये जो बट आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का ये एक शॉर्टकट होता है जो जनरली हम देखने के लिए मिलता है किताबों में या बाई टीचर्स, ठीक है, फैन बॉयज। तो इसने अभी जो कनेक्ट किया है, अब ध्यान देंगे, ये पुअर कनेक्ट किया, ये एक आपका वर्ड है और ये भी आपका एक क्या वर्ड है। तो कनेक्ट को तो इसने कनेक्ट कर ही दिया, दो वर्ड्स को इसने कनेक्ट कर दिया, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो वर्ड है, क्या इनका जो ग्रामेटिकल रैंक है वो इक्वल है या अलग अलग है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पुअर है आपका, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, यानी इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जो भी इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वही इसका होना है, ठीक है। तो पुअर आपका एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है और हैप्पी भी आपका एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो अभी यहाँ पर बात हमारी समझ में आती है, बट ने जो रिलेट किया, बट ने जो दोनों तरफ अपने वर्ड लिए, दोनों एडजेक्टिव है, तो अब ये सेंटेंस पूरी तरह से सही हो गया है। इस सेंटेंस में कहीं आपकी गलती थी नहीं, इसी मैं आपको जनरली समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई गलती है नहीं। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, ठीक। इस बार हमने एंड को लिया है, और इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट जब हमने दोनों तरफ लिखे हैं तो देखा होगा कि इंटेलिजेंट ऑनेस्ट दोनों एडजेक्टिव होते हैं, तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी आपका ठीक हो गया। अभी अभी हमें हो क्या रहा है, बट और एंड ने दोनों ने वर्ड्स को कनेक्ट किया है, ना फ्रेज को कनेक्ट किया है ना ही क्लोज को। नीचे सेंटेंस देखेंगे, इस बार हम फ्रेज कनेक्ट करा लेते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ अमेरिका। इस बार ये हो गए फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है कि व्हेन मोर देन words are coming together but there is no proper sense। अब ऐसे भी कह सकते हैं, एक जनरल भाषा सब लोग बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट इट्स कंप्लीटिंग मीनिंग, ठीक है, जो अपना एक शब्दों का समूह रखे मगर उसका कंप्लीट मीनिंग ना निकले, उसको भी हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक फ्रेज हो गया, देखो वर्ड इसमें मोर देन वन तो दिख ही रहेंगे, द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, 3-4 वर्ड इसमें है, द पीपल ऑफ अमेरिका, ठीक है। आप ध्यान रखना, जो प्रेपोजिशन होती है वर्ड में काउंट नहीं होते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है, एंजॉयड देयर डेमोक्रेसी, तो इस बार इसने क्या किया, फ्रेजेस को कनेक्ट किया है। एक फ्रेज आपका ये रहा एंड दिस वन अनदर फ्रेज, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सी इज सर्विंग हर फैमिली एंड आई एम सर्विंग माइन। इस बार इसने एंड ने क्या किया, यहां पर क्लोज को कनेक्ट कराया है, ये आपकी एक क्लोज हो गई, हर फैमिली ये आपकी क्लोज हो गई। भाई देखो, क्लोज में फ्रोज में, क्लोज में और फ्रेज में जस्ट यही अंतर होता है कि क्लोज जो होती है वो अपने सब्जेक्ट के साथ में अपना प्रेडिकेट भी रखती है, और प्रेडिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो होता है उसका वर्ब, ठीक है, यानी सब्जेक्ट विद इट्स प्रेडिकेट, दैट इज क्लोज। यहाँ भी सब्जेक्ट ही अपने प्रेडिकेट के साथ आया, ठीक। ये भी आपकी क्या बन गई, आपकी क्लोज बन गई, ठीक। तो ये भी आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यहाँ पे 3 काम बड़े बेहतरीन किए। पहले वर्ड को कनेक्ट किया 2 सेंटेंस में, तीसरे सेंटेंस में फ्रेज को कनेक्ट किया, और 4th सेंटेंस में इसने क्लॉजेस को कनेक्ट किया। अब आगे 2 सेंटेंस जो दिए हुए उनको देखिए, आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज ट्रस्ट वर्दी। अब ये जो बिकॉज है ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको पता होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सिर्फ क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, इसके अलावा किसी और चीज को कनेक्ट नहीं करता। तो आई ट्रस्ट हिम, ये भी एक क्लोज, ही इज ट्रस्ट वर्दी, ये भी एक क्लोज, और दोनों क्लोज को कनेक्ट करने के लिए आया है यहाँ पर बिकॉज। जब बिकॉज आ गया है तो ये सेंटेंस आपका हो गया है कौन सा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ पर सेंटेंसेस भी समझेंगे साथ के साथ। पहले मैं इनको बता देता हूँ दोनों को। वी विल गो आउट इफ इट
स्टॉप्स रेनिंग, अगर बारिश रुक जाती है तो हम बाहर घूमने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इफ लिखा हुआ है, सब जानते हैं ये कंडीशनल होता है, ठीक, ये कंडीशनल कंजंक्शन होता है और ये सबऑर्डिनेट की कैटेगरी में आता है। तो एक क्लोज आपकी ये रही और दूसरी क्लोज आपकी ये रही, दोनों क्लोज को कनेक्ट करने के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ने अपना, ठीक है, वर्क किया है। अब जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट हुए हुए क्लॉजेज होते हैं वो क्लॉजेज के अपने कुछ नेम भी होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए उन क्लॉजेज के कुछ अपने नेम भी होते हैं। तो ही इज ट्रस्टवर्दी, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के जस्ट राइट हैंड वाला जो भी क्लॉज होता है वो क्लॉज कहलाता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, या आप डिपेंडेंट भी कह सकते हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जरूर होगी। और दूसरी जो क्लॉज होती है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज या इनिशियल क्लॉज या प्राइमरी क्लॉज या मेन क्लॉज, बहुत सारे नाम होते हैं इसको, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे जो दिया हुआ है ये भी आपका प्राइमरी क्लॉज है, और जो इफ के साथ जुड़ा हुआ क्लॉज है इसी को हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे बिकॉज वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ऐसे ही आपका ये इफ वाला, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के जस्ट राइट हैंड पे लिखी रहती है, जस्ट राइट हैंड पे। कई बार ऐसा होता है दोनों लिखी रहती है, तो दोनों को आपको ध्यान देना होगा। तो यहां पर ये कौन सी होगी आपकी मेन क्लॉज, दोनों ही मेन क्लॉज है ये देखो। और ये दोनों कौन सी क्लॉज होगी आपकी, यहां से लेकर के ये दोनों क्लॉज होगी आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट, ये सही से सबऑर्डिनेट। इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही हम क्या कहते हैं, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम और कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, यानी ये क्लॉज क्या करती है, डिपेंड करती है, इसका पर्टिकुलर मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, हम सेंटेंसेस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस भी यहीं से निकाल सकते हैं। जिन सेंटेंसेस में लगा रहता है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जिन सेंटेंसेस में लगा हुआ होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, उन सेंटेंसेस को कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। आप ऐसे समझिएगा इस चीज को, मैं यहां से समझा देता हूं उसको रब करके। यहां पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है, यहां भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है, तो ये दोनों सेंटेंस आपके कौन से हो गए, आपके कॉम्प्लेक्स, राइट। इस सेंटेंस में आप देखेंगे यहां पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ, तो ये सेंटेंस आपका हुआ कंपाउंड, राइट, जहां पर दोनों तरफ क्लोज आती है। अब यहां पर सेंटेंस तो देखो ये भी है, बट ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं, बिकॉज इनमें क्या फ्रेजी जुड़ी हुई है। इनमें क्या जुड़ा हुआ है बेटा, इनमें फ्रेजी जुड़ा हुआ है। जिनमें फ्रेजी जुड़ा रहता है वो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड नहीं होते। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जो कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट के साथ में क्लोजेस को कनेक्ट करे, ना कि फ्रेज और वर्ड को कनेक्ट करे। तो ये तो सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी, और ये भी सिंपल सेंटेंस, ठीक है। ये आपका, लेकिन कौन सा सेंटेंस है आपका, कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड इसलिए क्योंकि इसने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ में दो क्लोजेस जोड़ी है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसने क्या किया है, क्या किया इसने, दो क्लोजेस के साथ में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ा है, ठीक। जिसमें ये बाद वाली क्लोजेस, ये दोनों क्लोजेस आप देखेंगे, ये दोनों क्लोजेस मैं कई बार बता चुका हूं, ध्यान देंगे। ये दोनों क्लोजेस कौन सी होती है आपकी, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट, या डिपेंडेंट। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। बात समझ में आती है तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे देखो मैंने कुछ सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझाया हुआ भी है। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, पहले मैं इसके बारे में बता चुका हूं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन क्या होते हैं आपके, कोऑर्डिनेट, यहां पर ऐसे करना था, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन उन कंजंक्शंस को कहते हैं जो अपने साथ अलग अलग तरह की चीजें कनेक्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में अभी बहुत टाइम से मैं बताता हुआ रहा हूँ। ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लोजेस को कनेक्ट करता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है वर्ड, फ्रेज एंड क्लोजेस को कनेक्ट करना। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आपको पता ही होगा सबऑर्डिनेट का काम होता है सिर्फ क्लोजेस को कनेक्ट करना,
ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई है। ठीक, आगे देखेंगे। ये कुछ स्लाइड्स मैंने बनवा दी थी बस ऐसे ही, बट मुझे इसको कोई इसका खास यूज लगता नहीं है। देखिए आगे देखोगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का बारे में कुछ शायद दिया हुआ है यहाँ पर, फॉर एंड, नोर, बट, और, यट, फैन बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो चलता रहता है आपका, एफ मतलब जानते हैं फॉर, ए मतलब एंड स्टैंड फॉर नोर, बट, और, येट एंड सो। इस तरह से आपको फैन बॉयज क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम और भी आगे यूज कर सकते हैं। देखो मैंने और भी कुछ शायद, हाँ, अब ये सेंटेंसेस आपके बहुत दमदार, इन सेंटेंसेस को देखिए आप। पहला सेंटेंस है he has decided to play, sing and dance, राइट। मैंने आपसे क्या बोला था, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो चाहे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड, फ्रेज और क्लोजेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको भी इतना ध्यान रखना नहीं है। जैसे आपने देखा कि एंड आ चुका है, वो कह रहा है he has decided, क्या डिसाइड किया उसने, टू प्ले, सिंग एंड डांस। ठीक है, ये क्या है आपका फर्स्ट, ये क्या है आपका फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपका आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म कैसे रह सकता है, ये भी आपका क्या होना चाहिए था, डांस। बात समझ में आती है। यानी ऐसा नहीं होगा कि एंड के साथ में पहले आपने लगा दी सेकंड फॉर्म और एंड के बाद आप लगा रहे हो फर्स्ट फॉर्म, नहीं, दोनों वर्ब्स एक जैसी लेता है। क्या मतलब है मेरा कहने का मतलब यह है कि एंड यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अपने दोनों तरफ एक जैसी पार्ट ऑफ स्पीच, एक जैसा ग्रामर का स्ट्रक्चर तैयार करवाता है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, सी लव्स प्लेइंग, रनिंग, डांसिंग एंड, अब आपका रिदम खुद बनना होगा। ठीक है, सी लव्स, वो क्या पसंद करती है, प्लेइंग करना, रनिंग करना, डांसिंग करना एंड सिंगिंग करना। ठीक है, तो आपको यहां दिख रहा होगा ये क्या है आपका फोर्थ फॉर्म। एक किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म होती है, जैसे आप देखेंगे गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, फोर्थ फॉर्म होती है इसकी हमेशा गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है इसकी गोज। ये जो गो होती है ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये जो गोज होती है ये हमेशा कैसी फॉर्म होती है, ये आपकी 5वीं फॉर्म होती है, राइट। और जो फिफ्थ फॉर्म होती है हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है, और जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा प्लूरल होती है। ये जो वेंट होता है ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, इसके अलावा इसका कहीं और यूज नहीं है। और जो गोन होता है आपका ये परफेक्ट में यूज होता है, परफेक्ट के अलावा पैसिव वॉइस में भी यूज होता है, और भी इसकी बहुत जगह यूज होता है। जो जनरल यूज है वो बता रहा हूँ। जो गोइंग होता है ये आपके किसी भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, किसी भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में यूज होता है। और इसके अलावा जब ये जीरेंट की तरह वर्क करता है या पार्टिसिपल्स की तरह काम करता है, इसके यूजेस फिर अलग हो जाते हैं। अभी मैंने बात किया इन द सेंस ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस आपका, सी इज इंटेलिजेंट, हैंडसम एंड, सी नहीं है, सी इज इंटेलिजेंट, हैंडसम एंड काइंडनेस। ठीक, अब देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसमें हमें कुछ करेक्शन भी करना पड़ेगा। सी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो वो हो सकती है, ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही बात है। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी सही बात है, मगर क्या ये एडजेक्टिव रिलेवेंट है? जो शी है वो हैंडसम होगी या ब्यूटीफुल होगी, ये देखना है। यानी एडजेक्टिव तो हमने डाला हुआ है, लेकिन क्या एडजेक्टिव का रिलेवेंस बनना है, उसका अपना एक लिंक तैयार हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हैंडसम की जगह हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हैंडसम की जगह लिखना है हमें यहाँ पर, सबसे पहले लिख देंगे हम यहाँ पर हैंडसम की जगह भाई ब्यूटीफुल। सबसे पहली बात तो ये ठीक करनी पड़ेगी हमें, ब्यूटीफुल। ठीक है, एंड काइंडनेस। अब काइंडनेस जो है आपको पता होगा, जब किसी भी वर्ड के साथ में हम नेस लगा देते हैं तो ये तो नाउन क्रिएट कर देता है। अब देखो इधर तो 2 एडजेक्टिव लगे हुए और तीसरा उधर नाउन लगा हुआ है, तो गलत हो गया। तो आपको क्या करना चाहिए था, काइंडनेस में नेस हटा दीजिए, सिर्फ क्या करना चाहिए था, शी इज इंटेलिजेंट, कोमा, ब्यूटीफुल एंड काइंड। ठीक है, तो अभी सेंटेंस आपका सही हो गया। हमें एडजेक्टिव भी चाहिए, और एडजेक्टिव कैसे चाहिए, जो रिलेवेंट हो, यानी जो वो शी या ही जो भी है उसके साथ में उसका स्ट्रक्चर्स मीनिंगफुल बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, ये भी हमें देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी इज आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्टी। ठीक, फिर से आप एक सेंटेंस देखिए,
यहाँ पर बोला आइदर, आइदर के बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव को क्रिएट करता है और फिर इसका ये क्या, ये असल में कंजंक्शन है आपका। ये जो और है, और के बाद में क्या आना चाहिए, ये एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑनेस्ट आएगा, ऑनेस्टी आएगा। ऑनेस्टी तो नाउन होता है, तो आपको लिखना क्या चाहिए था, ऑनेस्ट, राइट। दोनों तरफ एक जैसी चीजें यूज करेंगे, ठीक है। ही इज रिच कोमा हैंडसम बट क्रूल्टी, ठीक है। तो अब एक बार फिर से देखिए ये सेंटेंस में क्या है, ही इज रिच, रिच मतलब क्या है आपका, एडजेक्टिव, ठीक है। हैंडसम क्या है आपका, एडजेक्टिव, ठीक है। क्रूल्टी क्या है मतलब आपका, ठीक, ये तो वर्ड गलत हो गया आपका, तो क्या होना चाहिए था आपका, क्रूल, ठीक है। तो क्रूल मतलब एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव, आई लाइक टी बट सी लाइक्स कॉफी। समझ में आ रहा है कुछ सेंटेंस, आई लाइक टी बट सी लाइक्स कॉफी। तो ये सेंटेंस सही है गलत है, ये बताइए जरा। आई लाइक टी बट सी लाइक्स कॉफी, अब ये सेंटेंस देखो ये क्या है, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, बट सी लाइक्स कॉफी। इस सेंटेंस में कोई दिक्कत है नहीं, सेंटेंस तो सही है आपका। कैसे सही है, आई सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा दिया, ये सी लाइक्स कॉफी, ठीक है। सी को क्या पसंद है, कॉफी पसंद है, बात खत्म हो गई। ही इज पुअर, ठीक है, सो ही कैन नॉट बाय दिस, ठीक है। तो इसमें ना सेंटेंस में कुछ टाइपिंग में मिस्टेक्स हो रही है, तो हम इसको ठीक कर लेंगे। ही इज पुअर सो ही कैन नॉट, कैन नॉट में हम क्या करना था, स्पेस देना था, हम नहीं दे पाए, ठीक है। तो ये थोड़ा जो टाइपिस्ट होता है उसकी एक एरर हो जाती है, ठीक। ही इज पुअर सो ही कैन नॉट बाय दिस, वो गरीब है इसीलिए वो उस सामान को नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है आपका, रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक। ही कैन नॉट बाय दिस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बार आप एडजेक्टिव ही ऐड करें, अब इसके अलावा आप एडवर्ब भी ऐड कर सकते हैं, नाउन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो मैं आपको कुछ करके दिखा देता हूँ उसमें, अगर नाउन वगैरह हम कैसे ऐड करते हैं, देखो। अभी हम कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं कुछ सेंटेंस ही लिख के दिखा रहा हूँ। शी रन्स nicely and bravely, ठीक है। नाइसली मतलब एडवर्ब, ये एंड लगा हुआ है तो इसके बाद भी आपको क्या देखना है, आपको एडवर्ब देखना है, राइट। जैसे मैंने बोला आई टीच इंग्लिश नाइसली एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। मैंने यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिखा, मैं क्या टीच करता हूँ, इंग्लिश, और कैसे टीच करता हूँ, नाइसली, अच्छे से। फिर एंड कनेक्ट किया गया, तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है आपको पता ही है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के पहले मैंने क्या लगाया, एडवर्ब लगाया है, ठीक है। एडवर्ब लगेगा या एडजेक्टिव लगेगा, ये डिसाइड करेगा आपका ये मेन वर्ब, ये जो टीच है ये क्या आपका मेन वर्ब है, ठीक है ना, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है तो यहाँ पर एडवर्ब लगेगा। तो ये एडवर्ब है तो मेरे को ये भी एडवर्ब लगाना पड़ेगा, ब्यूटीफुली, राइट। तो अब मैंने क्या बना दिया, इसको एडवर्ब बना दिया। ये पहले एडवर्ब था नहीं, ये एडजेक्टिव था। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, और किसी एडजेक्टिव में जब हम एल वाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है, और एल वाई अगर हम नाउन में लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे फ्रेंड, फ्रेंड में एल वाई लगाया हमने, फ्रेंड एक नाउन होता है तो ये हो गया फ्रेंडली, फ्रेंडली एक एडजेक्टिव बन गया। लेकिन अगर हम एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तब वो एडवर्ब बनता है। जैसे मैंने बोला नाइस, नाइस मतलब एक एडजेक्टिव होता है, इसमें एल वाई लगाया, नाइसली कर दिया। हैंडसम, ठीक है, तो अब इसमें हमने हैंडसम हुआ, ब्यूटीफुल हुआ, इंटेलिजेंट हुआ, जो वर्ड होते हैं, ये जो वर्ड होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, इनमें एल वाई लगाया, एडवर्ब क्रिएट कर दिया। मगर नाउन में जब एल वाई लगता है तब एडवर्ब नहीं बनता है, तब एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यहाँ इस तरह से भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, दीज जॉइंस आर डिपेंडेंट क्लोज विद एंड इंडिपेंडेंट क्लोज। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बताता हुआ चल रहा हूँ, जो मेरी स्लाइड्स है वो ऐसी होती है, आगे पीछे कर रखी है मैंने,
बिकॉज मैं स्लाइड से पढ़ाना पसंद नहीं करता, बट मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि बच्चों को थोड़ा ईजी ना इसके लिए स्लाइड्स बना के दिखाई जाए। ठीक है, चलिए स्लाइड्स लेट आती है और लेट आने से पहले ही मैं काम कर देता हूँ। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है, दीज जॉइंस आर डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी क्लॉज बताई थी मैंने आपको, ये क्लॉज होती है आपकी सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज बेटा। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, और एक होती है आपकी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमको क्या कहते हैं, हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, या इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, या इसको हम इनिशियल क्लॉज भी कहते हैं, या इसको हम प्राइमरी क्लॉज भी कह देते हैं। ठीक, ये डिपेंड होता है, नाम रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं क्या इसको हम डिनोट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। जब डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ में आता है तो मिलकर के सेंटेंस बनता है आपका कॉम्प्लेक्स। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आती है किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ में, वो सेंटेंस बनता है आपका कंपाउंड। ठीक है, तो ये बातें जनरली मैं बताता रहता हूँ, सब लोगों को सीखनी भी चाहिए, बिकॉज यही आपके काम आएंगी। ठीक, कुछ कंजंक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, एक रफली आइडिया आपके पास होना चाहिए कि कोई कंजंक्शन जब हम यूज कर रहे हैं तो कैसे करते हैं। जैसे कंजंक्शन होते हैं आपके कंडीशनल, टाइम बेस्ड कंजंक्शन, कोज और रीजन बेस्ड कंजंक्शन, कॉन्ट्रास्ट बेस्ड कंजंक्शन, प्लेस बेस्ड कंजंक्शन एंड कंपैरिजन जो मैनर होता है उसका, उसके बेस पे भी कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोऑर्डिनेट कंडीशनल कंजंक्शन की बात करते हैं, कंडीशनल कंजंक्शन में आपका इफ आ गया, अनलेस आ गया, प्रोवाइडेड हो गया, प्रोवाइडिंग दैट हो गया, प्रोवाइडेड दैट हो गया। ठीक है, एज लॉन्ग एज हुआ, ठीक है, इन केस हुआ, अनटिल हुआ, अनलेस हुआ। तो ये जो कंजंक्शन होते हैं आपके, ये कंडीशनल बेस होते हैं, और ये किसी भी एग्जाम का बड़ा फेवरेट कंजंक्शन माना जाता है। ठीक है, आ तो सभी जाते हैं ऑलमोस्ट, मगर यहाँ से तो क्वेश्चन दिखे गए आपको, खासतौर पर जब एसएससी के एग्जामिनेशन आप देंगे तो आपको इस तरह के कंजंक्शन दिखाई देंगे। टाइम बेस्ड कंजंक्शन से आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, सिंस, अनटिल, टिल। ठीक है, एज सुन एज एक्सेट्रा। कोज और रीजन, जहां पर हमें कोज और इफेक्ट दिखाने होते हैं, बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, एज हो गया, सो दैट हो गया। ठीक, तो इन कंजंक्शन की हेल्प से हम सबऑर्डिनेट, ये सब के सब कंजंक्शन आपके कैसे है, सब आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अच्छा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में हम बहुत आसानी से डील कर लेते हैं कई बार, बट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर ही हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट और जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बड़ा हो जाता है एज कंपैरिजन टू कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, जैसे इनके मैं अभी आपको कुछ सेंटेंसेस भी बना के दिखाऊंगा, तब आपको थोड़ा मजा भी आएगा। देखिए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो आपने अच्छे से समझ लिया, अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी देख लीजिए एक बार। तो मैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में आपको बताता हूं। सेंटेंस देखिए पहला, सी, थोड़ा कुछ और अच्छा सा करते हैं। इफ सी goes to market, I will give her। ठीक है, अगर वो मार्केट जाती है तो मैं उसको 10,000 रुपये दूंगा। इसीलिए देंगे, शॉपिंग करने के। ठीक है, तो यहां पर ये जो इफ है, ये आप देखेंगे, ये आपको कंडीशनल बिहेवियर दिखा रहा होगा। इफ सी गोज, अगर वो मार्केट जाती है, तो मार्केट अगर मैं यहां पर इसको हाइड कर दूं तो आई विल गिव हर ₹10,000। ये तो सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इस पर किसी का कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, मैं उसको 10,000 रुपये दूंगा, नॉर्मली हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे हाइड कर लूं और फिर मैं बोलूं कि इफ सी गोज टू मार्केट, अगर मैंने इफ बोला, इफ सी गोज टू मार्केट, तो अब डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि इस इफ सी गोज टू मार्केट का मतलब यह है कि आपके मन में एक डाउट आ जाएगा, अच्छा क्या करोगे अगर तुम मार्केट जाओगे। तो अब आपको बताना पड़ेगा, आई विल गिव हर ₹10,000, मैं उसको 10,000 रुपये दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस था, सॉरी ये जो क्लोज थी, ये कंप्लीटली डिपेंड कर रही थी इस क्लोज पर। तो यही ऐसी क्लोज होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, और ये जो क्लोज होती है डिपेंड करती है, इसकी सेंस डिपेंड करती है इस क्लोज पर। तो इसी को कहते हैं हम डिपेंडेंट क्लोज, इसी को कहते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये जो क्लोज होती है ये इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, और ये जो सेंटेंस होता है यहां से लेकर यहां तक, ये होता है आपका सेंटेंस
कॉम्प्लेक्स। अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप सेंटेंस अनलेस से बनाइए, ऑल दो से बनाइए, इवन इफ से आइए, इवन दो से बनाइए, ये सब सेंटेंस से आप बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए, एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और मैं पीडीएफ के थ्रू बहुत कम पढ़ाता हूँ, बल्कि मैं बोर्ड से ही आपको इम्प्रूवमेंट कराने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आपको देने की, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।